एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट इस पेपर से पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 14 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज मैं मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट लाई हूँ, यानी कि आपका 14 चैप्टर से सारे क्वेश्चन का समरप लाई हूँ स्टूडेंट। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका फर्स्ट एड का फुल फॉर्म है। ये आपका इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, हमेशा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट जानिए, फर्स्ट एड का फुल फॉर्म क्या होता है। एफ से क्या होता है, फर्स्ट। आई से क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन। आर से हो जाता है रिलीफ। एस से हो जाएगा सिम्टम्स और टी से हो जाएगा ट्रीटमेंट। एफ एड में ए का मतलब हो जाएगा अरेंजमेंट, आई का मतलब हो जाएगा इमीडिएटली और डी से हो जाएगा डिस्पोजल स्टूडेंट। ठीक है, आई होप ये आप लोग को फुल फॉर्म इसका पता हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, फर्स्ट एड का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्ट एड का सिंबल का मतलब क्या है स्टूडेंट कि चिन्ह क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। साइन क्या होती है, तो पहला ऑप्शन है रेड क्रॉस, दूसरा ऑप्शन है ग्रीन क्रॉस, तीसरा ऑप्शन है येलो क्रॉस, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ एबव। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ना स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट एड का चिन्ह कैसा होता है, ऐसे रेड क्रॉस बना होता है ना, प्लस का चिन्ह। तो यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि फर्स्ट एड का जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, वो क्या होता है, रेड क्रॉस होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा की अवधारणा की नींव किसने रखी थी स्टूडेंट। तो ऑप्शन ए है आपका श्रेय प्रसा, ऑप्शन बी है फेडरिक वॉच, ऑप्शन सी है ए तथा बी यानी दोनों ने रखा था, या ऑप्शन डी है नन। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, प्राथमिक चिकित्सा की अवधारणा की नींव आपका श्रेय प्रसा ने रखा था। किस सन में रखा था स्टूडेंट, तो 1870 ईस्वी में रखा था इन्होंने। किस सन में रखा था, 1870 ईस्वी में इन्होंने रखा था। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक चिकित्सा की स्थापना किसने की थी। देखिए स्टूडेंट, अवधारणा यानी विचार किसने दिया, तो आपका हो जाएगा श्रेय प्रसा, और स्थापना किसने की थी, तो फेडरिक वॉच एस मार्च ने की थी, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, एबीसी का फुल फॉर्म क्या है। देखिए स्टूडेंट, ये एबीसी का फुल फॉर्म क्या है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, बी ऑप्शन है एयरवेज ब्रीदिंग सर्कुलेशन, सी ऑप्शन है आपका नहीं सॉरी बी ऑप्शन है आपका एयरवेज बाथिंग सर्कुलेशन, सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट कि एबीसी का फुल फॉर्म क्या बताए थे आपको, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एबीसी में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। पहला ऑप्शन दे दिया एयरवे, दूसरा ऑप्शन दे दिया ब्रीदिंग, तीसरा ऑप्शन दे दिया सर्कुलेशन, और डी ऑप्शन दे दिया ये सभी। तो स्टूडेंट अभी हमने आपको बताया कि एबीसी का फुल फॉर्म क्या है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, तो यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है, टाइप 2 असेसमेंट किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका अस्पताल में, ऑप्शन बी है प्राथमिक उपचार के बाद, ऑप्शन सी है प्राथमिक उपचार से पहले, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो आपको क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट कि टाइप 2 असेसमेंट जो होता है वो कब दिया जाता है, आपका प्राथमिक उपचार से पहले दिया जाता है स्टूडेंट, यानी ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किसने किया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा, यहाँ पर क्या, यहाँ फर्स्ट एड पूछा है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट एड सेंटर पूछ रहा है स्टूडेंट। फर्स्ट एड सेंटर की अवधारणा किसने दिया था, किसने प्रस्तुत किया था, तो आपका ऑप्शन ए है कि भोर कमेटी 1946 के द्वारा किया गया था, या योजना आयोग 1952 में हुआ था, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना 1983 में हुआ था, या केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार 1953 ने किया था, यानी मतलब इसको किसने प्रस्तुत किया था। तो आपको क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किसने किया था, योजना आयोग ने 1952 ईस्वी में किया था स्टूडेंट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए, अभी आप लोगों को और हम क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट।
आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, CAB में शामिल है। ठीक है, CAB में शामिल है क्या? सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग, आल। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो CAB है उसको क्या किया गया, पहले क्या हम अभी आपको बताए ABC बताए स्टूडेंट ना। ABC का फुल फॉर्म क्या बताए थे? एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन बताए थे। तो ABC को बदल के ही जो नई गाइडलाइन आई, यानी 2010 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा न्यू गाइडलाइन के तहत क्या किया गया, आपको ABC को बदलकर CAB में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसका मतलब क्या होता है? सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग, यानी ऑप्शन डी आपका सही है स्टूडेंट। ये आपको हमने क्लास में एक्सप्लेन किया स्टूडेंट, आप जाकर क्लास में इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ABCD में D का अर्थ क्या है स्टूडेंट? ABC का मतलब हम जानते हैं कि एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन होता है। तो कहीं कहीं क्या होता है, ABCD भी दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, D का मतलब पूछा जाता है कि D का अर्थ क्या है स्टूडेंट। तो पहला क्या है? घातक रक्तस्राव, हाँ, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग। दूसरा क्या है आपका? डिफिब्रिलेशन। तीसरा क्या है? विकलांगता। और चौथा क्या है? ये सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि ABCD में आपका घातक रक्तस्राव भी होता है, डिफिब्रिलेशन भी होता है और विकलांगता भी होती है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, CPR का फुल फॉर्म क्या है? CPR का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी आपके फुल फॉर्म होंगे स्टूडेंट वो इंपॉर्टेंट है, आप उसे भी सीरियसली पढ़िएगा। तो आप देखिए आगे, कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिलीफ। सी ऑप्शन है ए तथा बी, यानी दोनों सही है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमने क्लास में क्या बताया था कि CPR का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन होता है। रेससिटेशन का मतलब ही होता है कि पुनर्जीवन। ठीक है स्टूडेंट, यानी दोबारा से जीवन। अगला क्वेश्चन आपका, सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य किसके घोषणा पत्र में रखा गया स्टूडेंट? आपका ऑप्शन है लंदन सम्मेलन में, दूसरा ऑप्शन है आल्मा आटा सम्मेलन, तीसरा ऑप्शन है पेरिस सम्मेलन, चौथा ऑप्शन है न्यूयॉर्क सम्मेलन स्टूडेंट। तो सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य जो है स्टूडेंट, किसके घोषणा में रखा गया था? तो आल्मा आटा सम्मेलन में रखा गया था स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, खेलते समय गहरे घाव के मामले में आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा क्या होगी? ऑप्शन ए है डॉक्टर को बुलाना, ऑप्शन बी है स्टूडेंट राय देना, ऑप्शन सी है रक्तस्राव रोकना, ऑप्शन डी है टीका लगाना स्टूडेंट। तो आपको मैंने क्लास में बताया था स्टूडेंट कि खेलते समय अगर कभी भी गहरा चोट लग जाए तो उस समय क्या, डॉक्टर को तो हम बुलाएंगे, लेकिन फर्स्ट प्राथमिक चिकित्सा हमारा नहीं आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? रक्तस्राव को रोकने का प्रयास करेंगे। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा कि अगर खेलते समय गहरे घाव के मामले सामने आते हैं तो उस समय क्या करना चाहिए? हमें रक्तस्राव को रोकना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक चोट जो गर्मी, रासायनिक कारकों या विकिरण के परिणाम स्वरूप होती है तो क्या होता है? उसे मतलब क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। उसे हम घाव कहते हैं, उसे हम जलन कहते हैं, उसे हम दौरा कहते हैं, या इसे दिल का दौरा कहते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एक चोट जो गर्मी, रासायनिक कारकों के परिणाम स्वरूप होती है तो क्या होता है स्टूडेंट? जलन होती है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। घाव तो होगा नहीं, दौरा भी नहीं हो सकता, दिल का दौरा तो कतई नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा? जलन होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए है कि यह आपातकालीन चिकित्सा उपचार है, बी ऑप्शन है यह गहन चिकित्सा उपचार है, सी ऑप्शन है यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है, और डी ऑप्शन है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया है कि जो प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, यह एक मतलब तत्काल यानी तुरंत एक जीवन रक्षक उपचार होता है स्टूडेंट, यानी ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है तुरंत सहायता, ऑप्शन बी है जीवन रक्षा करना, ऑप्शन सी है अस्थायी चिकित्सा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जो प्राथमिक चिकित्सा होती है आपकी तुरंत सहायता के लिए होता है, यह जीवन की रक्षा करती है, यह अस्थायी चिकित्सा है, यानी अस्थायी नहीं है स्टूडेंट, परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंट मतलब कभी भी कहीं भी हो सकता है। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा स्टूडेंट। हाँ, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा।
आगे हम और क्वेश्चन कंटिन्यू करें स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, को मास्टर बैंडेज कहा जाता था। आप लोगों को मैंने पट्टियों के प्रकार में बताया था स्टूडेंट, तो उसी से ये क्वेश्चन है आपका कि किसे हम मास्टर बैंडेज कहते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका रोलर पट्टी, ऑप्शन बी है त्रिकोणी पट्टी, ऑप्शन सी है चिपकने वाली पट्टी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने बताया था स्टूडेंट कि मास्टर बैंडेज को ही हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणी पट्टी बोलते हैं, या इसी को हम त्रिकोणी बोलेंगे, या इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई एंगुलर बैंडेज बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर आपका स्टूडेंट सही होगा। अगला क्वेश्चन है, झोला या गोफन का प्रयोग किसे सहारा देने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है पैर, ऑप्शन बी है हाथ या भुजा, ऑप्शन सी है सिर, ऑप्शन डी है पेट। तो आपको एक्सप्लेन मैंने बताया था स्टूडेंट कि जब भी हमें चोट लगती है हाथ या भुजा में, तभी तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, झोले या गोफन का, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घाव पर लगाई जाने वाली दवाई होती है क्रोसिन, बीटाडीन, पैरासीटामोल या इनमें से कोई नहीं। तो क्रोसिन और पैरासीटामोल तो हमें जब फीवर होता है या दर्द होता है या सर दर्द होता है तब उसमें यूज करते हैं, लेकिन जो बीटाडीन जो है स्टूडेंट वो हमारा क्या है, घाव पर चोट पर लगने वाली दवा होती है। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, रोलर बैंडेज में गोल हिस्से को क्या कहते हैं स्टूडेंट। ऑप्शन ए है पूंछ, ऑप्शन बी है ड्रम, ऑप्शन सी है आधार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट कि जो रोलर बैंडेज होता है उसका दो भाग होता है। ठीक है, रोलर बैंडेज में दो भाग होता है, जो गोल होता है उसे हम ड्रम या फिर क्या कहते हैं, इसी ड्रम या तो इसी को हम फिर क्या कहेंगे, दूसरा नाम इसका क्या है, सिर है। तो गोल वाले भाग को हम ड्रम या सिर कहते हैं, और जो खुला हुआ भाग होता है स्टूडेंट उसे हम क्या बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पूंछ बोलते हैं। अगर यहीं पर ऑप्शन क्वेश्चन में ये रहता कि खुला हुआ हिस्सा क्या कहलाता है तो हम क्या बताते, पूंछ कहते, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, गोल हिस्सा पूछ रहा है, तो हमारा क्या होगा, ड्रम। अगर ड्रम है ऑप्शन तो ड्रम होगा, और नहीं अगर इसी को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, श्वसन अंग के भाग हैं, कौन कौन से भाग जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के भाग होते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आपका फेरिंग्स है, दूसरा ऑप्शन है ट्रैकिया, तीसरा ऑप्शन है एल्वियोलाई और चौथा ऑप्शन है ऑल। तो हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था कि श्वसन तंत्र के भाग में क्या क्या, ये तीनों भाग बताए थे, फेरिंग्स बताए थे, ट्रैकिया बताए थे, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वायुकोश बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यानी ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है स्टूडेंट। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है ये पूछा जा रहा है। ट्रैकिया में होता है, एल्वियोलाई में यानी वायुकोश में होता है, नोज में होता है या लंग्स में होता है। तो आपको मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट कि जो गैसों का आदान प्रदान का मतलब क्या, कि ऑक्सीजन को ले जाना और CO2 को बाहर लाना। तो कौन सा वो केंद्र है जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है स्टूडेंट, तो हमने क्या बताया था आपको, एल्वियोलाई यानी वायुकोश में क्या होता है आपका, गैसों का आदान प्रदान होता है स्टूडेंट। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। कौन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी सेल म्यूसिन या म्यूकस का स्राव करती है स्टूडेंट। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो आपको मैंने क्लास में बताया था म्यूसिन या म्यूकस का स्राव कौन सी सेल करेगी, तो गॉबलेट सेल है, कुफर सेल है या माइक्रोफेज सेल है या नन ऑफ एबव। तो गॉबलेट सेल ही थी जो क्या करती थी, म्यूकस या म्यूसिन की स्राव करती थी। म्यूकस कैसा होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसे कि हमारे नाक से, जैसे नाक निकलता है चिपचिपा पदार्थ होता है ना, उससे क्या फायदा होता है, उससे जितने भी हम अगर सांस ले रहे हैं, सांस के द्वारा धूल कण गए और उसमें क्या हुआ, बैक्टीरिया वायरस परोस गए, तो वो क्या करेगा, गॉबलेट सेल जो होगा वो वहाँ पर रहता है, मार देता है। आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी जान लीजिए स्टूडेंट, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गॉबलेट सेल जो होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो गॉबलेट सेल होता है वो हमारे नोज तथा इंटेस्टाइन में पाया जाता है। गॉबलेट सेल कैसी सेल होती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि गॉबलेट सेल जो होती है वो फैगोसाइटोसिस सेल होती है, यानी भक्षण कोशिकाओं को होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गॉबलेट सेल बोलते हैं। जो ये कुफर सेल है ये भी क्या है आपका, कुफर सेल है, माइक्रोफेज, ये भी क्या होती है, फैगोसाइटोसिस नेचर की होती है। कुफर सेल कहाँ पाया जाता है, तो हमारे लीवर में पाया जाता है। माइक्रोफेज सेल कहाँ पाया जाता है, तो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है। आपको ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन मान लीजिए
17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हम आपको क्लास में एक्सप्लेन किए थे कि जो ट्रैकिया की लंबाई होती है, यानी ये पोर्शन जो हमारा क्या होता है, ये ट्रैकिया वाला पोर्शन जो होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, ये यहाँ से मतलब शुरू होता है, ये पूरा ऐसे लेकर लंग्स तक जाता है आपका। तो ट्रैकिया की जो आपकी लंबाई कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, ट्रैकिया का आकार यानी शेप कैसा होता है। तो ओवल शेप कार्टिलेज का बना होता है। इसमें हम कार्टिलेज शब्द इसलिए जोड़ दिए कि आप लोग जानिए कि जो ट्रैकिया होती है उसकी बोन्स कैसी होती है, यानी हार्ड बोन्स की होती है या कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, उपास्थि बोलते हैं स्टूडेंट। जैसे हमारा कान का क्या है, कान का जो हड्डी है वो क्या है, कार्टिलेज का बना होता है। ये टिप, नोज की जो टिप होती है वो क्या होती है, वो हमारी कार्टिलेज की बनी होती है, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि मुलायम हड्डी। इस कान को क्या कर रहे हैं हम, जैसे चाहे वैसे मोड़ दे रहे हैं ना, ये सॉफ्ट है इसी वजह से ना, इसीलिए देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन है आपका सी शेप्ड कार्टिलेज, सी ऑप्शन है राउंड शेप्ड कार्टिलेज, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट की जो ट्रैकिया का आकार होता है वो कैसा होता है, सी शेप्ड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, फेरिक्स की लंबाई क्या है। आपका ऑप्शन ए है कि 12 से 14 सेंटीमीटर, 13 से 15 सेंटीमीटर, 14 से 15 सेंटीमीटर और नन ऑफ एबव। तो स्टूडेंट क्लास में मैंने बताया था कि जो फेरिंग्स होती है वो क्या है, उसकी लंबाई क्या होती है, 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अभी कुछ क्वेश्चन रिमेन है स्टूडेंट और हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं स्टूडेंट, तो देखिए एक बार में जितना सांस ले सकते हैं वही क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है। उसकी अमाउंट कितना होता है स्टूडेंट, तो 500 ml होता है। यानी जो टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि 500 ml होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत रोग है, यानी वंशानुक्रम रोग जो है कौन कौन सा है। आपका है फर्स्ट ऑप्शन है हीमोफीलिया, सेकंड ऑप्शन है मधुमेह, थर्ड ऑप्शन ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो आपको हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था कि स्टूडेंट आपका हीमोफीलिया, मधुमेह, ये सब क्या है आपका वंशानुगत रोग, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होने वाला रोग क्या है, तो आपका हीमोफीलिया और मधुमेह। ऑप्शन बी सी आपका सही होगा स्टूडेंट, ए तथा बी दोनों है। अगला क्वेश्चन है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है स्टूडेंट। आयरन की कमी से हमें कौन सा रोग होगा, तो आपका पहला है एनीमिया, दूसरा ऑप्शन है बेरी, तीसरा ऑप्शन है घेंगा, चौथा ऑप्शन है रिकेट्स। तो जो आयरन की कमी से होता है स्टूडेंट, तो आपको मैंने क्लास में बताया है कि आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। बेरी जो होता है विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से होता है। घेंगा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है स्टूडेंट। तो आयरन क्या हो जाएगा आपका, एनीमिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक के फफोले कितने दिन में छूटने लगते हैं, यानी जैसे चेचक हो गया है तो जो फफोले होते हैं स्टूडेंट तो स्किन से कितने दिन में हटते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो 4 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में या 11 दिन में। तो क्या होगा आपका 15 दिन में जो है स्टूडेंट चेचक के जो फफोले होते हैं वो क्या होते हैं, छूटने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ल्यूकेमिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप जानिए स्टूडेंट कि ल्यूकेमिया होता क्या है। तो ल्यूकेमिया जो होता है स्टूडेंट, हमारे शरीर में जब WBC की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लड कैंसर, यानी ब्लड कैंसर का ये सामान्य लक्षण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं। अधिकतर जो ल्यूकेमिया होता है स्टूडेंट ना, इसे मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में यही क्या होता है आपका बड़ा रूप ले लेता है, जिससे क्या होती है इंसान की एक दिन जान चली जाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, ल्यूकेमिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है स्टूडेंट। तो पहला है आपका प्लीहा, दूसरा है यकृत, तीसरा है अस्थि मज्जा, चौथा है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जो ल्यूकेमिया होने पर क्या होगा, आपका प्लीहा भी प्रभावित होता है, यकृत भी प्रभावित है, अस्थि मज्जा, इसलिए उपरोक्त सभी। जो ल्यूकेमिया की स्थिति में क्या होता है स्टूडेंट, ल्यूकेमिया बनना जो होता है बोन मैरो से शुरू होता है, यानी बोन मैरो में जो है WBC की संख्या का असीमित होना ही क्या कहलाता है, ल्यूकेमिया कहलाता है स्टूडेंट। या नंबर ऑफ इंक्रीज WBC इज नोन एज अ ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, ल्यूकेमिया से किसके भीतर रक्तस्राव होने लगता है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है ल्यूकेमिया से किसके भीतर रक्तस्राव होने लगता है स्टूडेंट। आपका फर्स्ट ऑप्शन है अमाशय, आंत,
दूसरा ऑप्शन है लंग्स ब्रेन, तीसरा ऑप्शन है वृक्क त्वचा और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो स्टूडेंट ल्यूकेमिया में जो होता है ये सभी अंग जो होते हैं, सभी अंगों में क्या होता है, मतलब जितने ऑप्शन जो दिए हैं यहाँ पर क्या होता है आपका रक्तस्राव होने लगता है स्टूडेंट, यानी ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है ल्यूकेमिया का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट। कभी आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि ल्यूकेमिया को हम किस नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। और ये किसकी वजह से होता है स्टूडेंट, तो WBC की अधिकता के कारण होता है स्टूडेंट। ठीक है, WBC की क्या हो जाएगा, जब हमारे बॉडी में अधिक मात्रा हो जाती है, यानी वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्पल्स की जो अधिक मात्रा हो जाती है, वही क्या बनता है स्टूडेंट, हमारा ल्यूकेमिया का कारण बनता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपका है न्यूट्रॉपिक वायरस निम्न में से किस बीमारी का कारक है। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो न्यूट्रॉपिक वायरस है इनमें से किस बीमारी के कारक है, किस बीमारी को उत्पन्न करता है। तो आपका ऑप्शन है हाइड्रोफोबिया, दूसरा ऑप्शन है पीलिया, तीसरा ऑप्शन है स्कर्वी और चौथा ऑप्शन है रिकेट्स। तो न्यूट्रॉपिक जो होता है न्यूट्रॉपिक जो वायरस है स्टूडेंट वो क्या होता है आपको हाइड्रोफोबिया का कारक होता है। पीलिया तो होगा नहीं, स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, और रिकेट्स जो होता है वो क्या होता है विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस रोग में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है क्षीण यानी कम हो जाती है स्टूडेंट। ऑप्शन ए है पीलिया में, ऑप्शन बी है बुखार में, ऑप्शन सी है एड्स में और ऑप्शन डी है मधुमेह में। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो एड्स होता है उसमें जो होती है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है क्षीण होने लगती है या कम हो जाती है। एक क्वेश्चन आप ये भी जान लीजिए स्टूडेंट कि एड्स दिवस हम कब मनाते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि प्रति वर्ष 1 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं एड्स दिवस मनाते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है शरीर का स्वाभाविक तापक्रम यानी तापमान होता है आपका 96.4 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, 95.8 फ़ारेनहाइट, इनमें से कोई नहीं। तो जो शरीर का जो स्वाभाविक तापमान यानी जनरल तापमान कितना होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। 37 है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC का निर्माण होता है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन है आपका प्लीहा, दूसरा ऑप्शन है बोन मैरो, तीसरा ऑप्शन है रक्त मज्जा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चाहे WBC हो या RBC हो तो दोनों का निर्माण स्टूडेंट याद रखिएगा कि बोन मैरो में ही होता है। चाहे WBC हो RBC हो दोनों का निर्माण कहाँ होगा स्टूडेंट, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अस्थि मज्जा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त कहाँ बनता है। कभी क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में रक्त कहाँ बनता है। तो ऑप्शन ए है प्लीहा, ऑप्शन बी है अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी है यकृत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसका भी आंसर क्या हो जाएगा अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। अगला क्वेश्चन है कि RBC का कब्रगाह यानी कब्रिस्तान किसे कहते हैं स्टूडेंट। तो आपका ऑप्शन है प्लीहा, ऑप्शन अस्थि मज्जा और ए तथा बी यानी प्लीहा और अस्थि मज्जा दोनों को कहते हैं, या ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर नन हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नन या इनमें से कोई नहीं। तो RBC का जो कब्रगाह कौन होगा स्टूडेंट, आपका प्लीहा होता है। और RBC की उत्पत्ति कहाँ होती है स्टूडेंट, यानी बनता कहाँ है, तो वो बोन मैरो में बनता है। और RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो आपका प्लीहा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है। तो आपका ऑप्शन ए दिया है स्टूडेंट 70 से 72%, बी ऑप्शन है 90 से 92%, सी ऑप्शन है 80 से 82% और डी ऑप्शन है क्या है आपका 85 से 90% स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपको हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जो आपका जल रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि आपका 90 से 92% क्या होता है स्टूडेंट, जल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि रक्त का मूल आधार क्या होता है स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रक्त का यानी ब्लड का जो बेस है वो क्या होता है। तो WBC होता है या RBC होता है या रक्त प्लाज्मा होता है या इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो रक्त का मूल आधार जो होता है वो क्या है हमारा, आपका रक्त प्लाज्मा होता है स्टूडेंट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका क्रोनिक अतिसार में कितने प्रतिशत कैलोरी की मात्रा होती है स्टूडेंट। ऑप्शन ए है आपका 500 कैलोरी, ऑप्शन बी है 2500 कैलोरी, ऑप्शन सी है 1000 कैलोरी और ऑप्शन डी है आपका 1200 कैलोरी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट की जो क्रोनिक अतिसार होता है उसमें हमें रक्त की जो
सॉरी कैलोरी की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट की 2500 कैलोरी हमें आवश्यकता होती है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि अतिसार से फैलने वाला रोग क्या कहलाता है स्टूडेंट, यानी अतिसार जो होता है वो किससे फैलता है। तो अगला एक ए ऑप्शन है जल से, बी ऑप्शन है वायु से, सी ऑप्शन है पेड़ पौधे और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो अतिसार होता है वो किससे फैलने वाला रोग होता है। तो हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट कि जो अतिसार होता है वो जल, दूषित जल तथा भोजन से फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया, जल दिया है तो जल पर जाएंगे, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है स्टूडेंट, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो हम क्या बताएंगे, ऑप्शन ए है ब्रेन, बी ऑप्शन है मेरुरज्जु, सी ऑप्शन है तंत्रिकाएं और डी ऑप्शन है ये सभी। तो हमने आपको बताया था ना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ये हमारा क्या है स्टूडेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा क्या है, ब्रेन भी है, ठीक है, स्पाइन से यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जा भी निकला, और तंत्रिकाएं का जाल जो बिछा होता है, यानी ये क्या हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं स्टूडेंट, आप 2 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, 4 होते हैं या नन। तो हमने आपको क्लास में बताया था स्टूडेंट कि मस्तिष्क के जो होते हैं 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड्स ब्रेन। तो यानी क्या हो जाएगा, मस्तिष्क के कितने भाग हो जाएंगे, 3 भाग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है स्टूडेंट, पूछ रहा है। ऑप्शन ए है ब्रेन, ऑप्शन बी है स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी है नर्व्स और ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमने बताया स्टूडेंट कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग तो ये तीनों है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग पूछा है स्टूडेंट, तो सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ये स्टूडेंट आप लोगों का मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है स्टूडेंट, इसे आप लोग प्लीज़ गंभीरता से पढ़िएगा और याद करिएगा। इनमें से निश्चित है क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आना ही आना है स्टूडेंट, तो आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए और बहुत ही गंभीरता से पढ़िएगा। देखिए सीरीज में बहुत सारे आंसर आपके गलत दिए, जैसे उसमें आपका है WBC का निर्माण कहाँ होता है, तो उसमें आपका ऑप्शन दे दिया है प्लीहा। प्लीहा में WBC का निर्माण नहीं होता है स्टूडेंट, जब भी प्लीहा में आपका क्या होता है, RBC का अंत होता है, इसीलिए प्लीहा को हम क्या बोलते हैं, RBC का कब्रिस्तान बोलते हैं। चाहे WBC हो या RBC हो, दोनों की उत्पत्ति यानी जो दोनों कहाँ बनते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा हम दोनों कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में होते हैं। तो इसलिए आप लोग क्लास को सीरियसली पढ़िए और उससे आपके डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे और इसे आप लोग राइट डाउन करिए स्टूडेंट।